खैर आओ, आज हमारी कोई क्लास है जो कि हमारा पेपर नंबर 4 रहेगा एग्ज़ाम में। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर इसकी पढ़ाई चालू करेंगे। ठीक है, चलो तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लें। कल जैसे हमने अकाउंट्स के बारे में जाना था कि अकाउंट्स क्या है और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो पता था हमें। आज थोड़ा इको के बारे में जान लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो चलो ये हमारा रहेगा एग्ज़ाम में पेपर नंबर 4, यानी सबसे आखिरी पेपर ये होगा। तो सबसे ज़्यादा नंबर इसमें लाने के चांसेस भी हैं हमारे, क्योंकि एक तो पहली बात कि ये पूरा पेपर कैसे रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव लाइक एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, बट नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होगी। कल बताया था जैसे कि हमने इसके अंदर है ना, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कोई दिक्कत वाली डर थोड़ी नेगेटिव मार्किंग से। चलो बहुत बढ़िया हो गया तो। हाँ, अब इसके अंदर मुझे पढ़ना क्या क्या है। तुमने बचपन में इकोनॉमिक्स तो पढ़ी ही होगी, पढ़ी होगी ना पक्का। क्या क्या पढ़ा था बचपन में इको के अंदर? माइक्रो और मैक्रो पढ़ी थी, है ना, और इंडियन भी पढ़ी थी 12वीं क्लास में। तो वही पढ़ना है दोबारा से, लेकिन वहाँ जितना पढ़ा था उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है और उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। इसीलिए हमें दोबारा पढ़ाया जा रहा है। पहली बात तो ये, तो मुझे माइक्रो पढ़ना है और मुझे मैक्रो पढ़ना है। ठीक है, प्लस मैक्रो के साथ मेरे को क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। तो ये तीनों चीज़ें मेरे को पढ़नी है अपने, जितना भी समय मेरे पास एग्जाम से पहले रहने वाला है उतने समय में मुझे पूरा ख़त्म करना ही पड़ेगा। ओके, तो माइक्रो में से कितना पूछेगा और मैक्रो में से कितना पूछेगा, ये सवाल रहेगा कहीं ना कहीं। क्या 50 नंबर का माइक्रो से रहेगा और 50 नंबर का इससे रहेगा, ऐसा कुछ है? कुछ ज़रूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ से 60 नंबर का पूछ ले और यहाँ से 40 का पूछ ले। हो सकता है यहाँ से 50 का पूछ ले, यहाँ से 50 का पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ से 55 का पूछ ले, यहाँ से 45 का पूछ ले, या यहाँ से 55 यहाँ से 45। 100 नंबर तो बनी रहना, कैसे ही बना लो। तो मतलब इतना तो फिर भी रहेगा रहा कि अराउंड अप्रॉक्स में 50-50 मान के चल सकते हैं कि किसी में 5-10 नंबर, किसी में ज़्यादा से पूछ ले, वो अलग बात है। बट अप्रॉक्स में 50-55% तो रहेगा ही एक पोर्शन का। अच्छा ठीक है, हाँ जी। तो माइक्रो के अंदर क्या पढ़ना है मेरे को? माइक्रो के अंदर कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे हमें? हमें माइक्रो में पढ़ने हैं 5 चैप्टर। 5 चैप्टर यहाँ से पढ़ने हैं माइक्रो से, 4 चैप्टर पढ़ने हैं मैक्रो के, और इंडियन इको का 1 चैप्टर। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए मेरे पास? 10 चैप्टर। टोटल विल बी 10 चैप्टर। और ये 10 चैप्टर मिलाकर के कितने नंबर के हो जाते हैं मेरे? 100 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया हो गया है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो मेरा होगा वो क्या होगा? इंट्रोडक्शन। इसके अंदर 2 यूनिट पढ़ने को मिलेंगे मेरे को, यूनिट 1 और यूनिट 2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 2 कौन सा रहेगा? डिमांड एंड सप्लाई का। ये नाम सुना सुना लग रहा है, बच्चों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तो, है ना। ये चैप्टर तो पढ़ा ही होगा एटलीस्ट, नहीं भी पढ़ाई करी होगी 11वीं में ज़्यादा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चैप्टर का नाम तो सुना ही होगा एटलीस्ट, है ना। इतना तो मान के चल सकते हैं। फिर इसके बाद मिलेगा मेरे को एक चैप्टर दूसरा अपना, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसके बाद पढ़ने को मिलेगा हमें मार्केट, और लास्ट में एक चैप्टर मिलेगा बिजनेस साइकिल। ये नया है, ये तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा। 5वां चैप्टर जो है ये तो तुमने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, यहाँ तक के चैप्टर तो पढ़े होंगे। क्या क्या इसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्या क्या समस्याएं होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्स आर लिमिटेड, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो वही सब उसको डिटेल में पढ़ना है पहले मेरे को यहाँ पे। फिर डिमांड सप्लाई, डिमांड क्या होती है, कैसे क्रिएट होती है डिमांड, है ना, वो सब देखना पड़ेगा इसके अंदर। फिर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, कि प्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें कॉस्ट कैसे पहचानते हैं, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी कॉस्ट लगानी चाहिए, वो सारी बातें देखेंगे। फिर मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली मार्केट, ऐसा पढ़ा पर सुना सुना सा लग रहा होगा ना। हाँ, वो सारा शुरू से पढ़ेंगे डिटेल में। ये चैप्टर जो 5 है ये नया चैप्टर है मेरा एग्जाम में, ये पढ़ना है मेरे को। ठीक, ये तो हो गया मेरा माइक्रो का पूरा सिलेबस, 5 चैप्टर। फिर इसके बाद
मैक्रो और इंडियन इको के अंदर। चैप्टर नंबर 6 रहेगा मेरा नेशनल इनकम का, सुना सुना लग रहा होगा, है ना, नेशनल इनकम। फिर एक चैप्टर रहेगा पब्लिक फाइनेंस, चैप्टर 7। फिर मॉनेटरी मार्केट, फिर चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड, और लास्ट इंडियन इकोनॉमी। तो ये हो गए मेरे सारे चैप्टर, ठीक है, पूरे 10 चैप्टर हो गए। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक, तो इस प्रकार से डिवाइड है। अच्छा, किस चैप्टर से कितना पूछेगा ये तो बताओ। एग्जाम में कौन चैप्टर कितने नंबर की वेटेज रखता है, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, टाइम देंगे उसी चैप्टर पे। तुम ऐसा ना हो जाए कहीं तुम उस चैप्टर को ज्यादा पढ़ो जो एग्जाम में पूछता ही नहीं है, फिर क्या कर लोगे, है ना। बहुत कम नंबर का पूछा, तुमने उसमें 4 दिन लगा दिए, कोई फायदा नहीं उसको पढ़ने का ज़्यादा। और जिसमें ज़्यादा 15-20 नंबर का पूछता है वो तुमने पढ़ा ही नहीं सही से, टाइम ही नहीं होता लास्ट में रिवीजन के टाइम पे। ठीक, तो मैं बताता हूँ कौन चैप्टर कितने नंबर का पूछता है। जो ट्रेडिशनल है वो पहला चैप्टर 5 नंबर का पूछेगा, सेकंड चैप्टर अराउंड 10 से 15 नंबर का रहेगा, ये चैप्टर भी 10 नंबर का रहता है, ये चैप्टर भी अराउंड 10 से 12 नंबर का, ये अराउंड 5 नंबर का। ठीक, फिर नेशनल इनकम अराउंड 15 मार्क्स का, ये 10 नंबर का, ये 10 नंबर का, ये 10 नंबर का, और ये भी 8 से 10 नंबर का। इस प्रकार से मेरे सारे चैप्टर जो हैं उनका ये सिलेबस है, और एग्ज़ाम में कितनी कितनी वेटेज है वो इस हिसाब से मैंने तुम्हें दिखा दी। समझ आया कि कैसे है ना। इसको नोट डाउन कर लो अपने साथ ना, फर्स्ट पेज पे नोट डाउन करोगे, जब भी पढ़ने बैठोगे तो याद रहेगा कि किस चैप्टर से कितना पढ़ना होता है, क्योंकि ये काम रिवीजन के टाइम पे काम आती है ये चीज़। जब पढ़ोगे ना एग्जाम से पहले तो पता रहेगा कौन चैप्टर पहले पढ़ना है और कौन सबसे लास्ट में। चलो आगे चलें क्या अब। हो गया, चलो अब आगे की बात करते हैं कि क्या करना है मुझे इन चैप्टरों के साथ, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी,
तो अब देखते हैं कि क्या है इसके बाद। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, ठीक है? एक सीए क्या करता है, ये तो पता होना चाहिए कि जब तुम बड़े हो जाओगे और जब सीए बन जाओगे तो क्या करोगे? काम करोगे। क्या काम करोगे? ऑडिट करोगे। चलो मैं लिखता रहता हूँ साथ साथ, तुम बताते रहो मेरे को। जब तुम बड़े हो जाओगे तो सीए बन के क्या करोगे? ऑडिट कर लिया तुमने, चलो। उसके अलावा क्या? टैक्सेशन का वर्क करोगे। वेरी गुड। उसके अलावा बहुत काम होता है सीए का तो, है ना? थोड़ा बहुत तो सुना होगा। तुम्हें क्या लगता है और क्या कर सकते हो? एक काम बता दो मेरे को सब लोग, क्या दिक्कत है? हो जाएगा। फर्म नहीं खोल सकते, क्यों? फिर काम कैसे करोगे फर्म नहीं खोलोगे तो? फिर काम कैसे करोगे? क्लाइंट को कहाँ बिठाओगे? क्लाइंट आएगा तो सड़क पे चेयर लगा के आ जा, निकाल पैसे, दुनिया देख लेगी कितना पैसा कमा रहे हो। फिर ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना ऑफिस खोल के। है ना? और क्या कर सकते हैं? टीचिंग कर सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। मेरे पेट पे लात मारियो बड़ा होकर के, ठीक है? टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कंसल्टेंसी दे सकते हैं, बिजनेस कंसल्टेंसी किसी को, है ना? तुम्हारे पास नॉलेज तो होगी कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, तुम हेल्प कर सकते हो, उसके लिए फीस लोगे अपनी, ठीक। और क्या कर सकते हो? हाँ, अपना बिजनेस चला सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो कुछ। अकाउंटिंग सर्विस दे सकते हो, नहीं दे सकते? मेन काम तो तुमने बोला ही नहीं। अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ये तो वो काम हो गए जो ट्रेडिशनल वर्क है एक तरीके से, अगर मैं टीचिंग को हटा दूं यहाँ से 1 मिनट के लिए, ठीक है? ये वो काम है। जॉब कर सकते हो, जॉब भी तो कर सकते हो, इसलिए टीचिंग की जॉब लिख देता हूँ मैं फिलहाल के लिए अभी। हैं? जॉब कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कहीं भी जॉब कर सकते हो। तो ये तो वो काम हो गए, और एटसेट्रा बहुत सारे काम हो सकते हैं ऐसे। ये वो चीज़ें हैं जो हम ट्रेडिशनली हर कोई करता है सीए बनने के बाद, या कोई भी कर सकता है सीए बनने के बाद। इसके अलावा भी अदर चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया ट्रेडिशनल वर्क हो गए मेरे सारे के सारे, ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं ये तो, ठीक। प्लस एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं हम इसके अलावा? तुमने बताया ऐसे टीचिंग कर सकते हैं, है ना? किसी को एक्टिंग करनी हो तो एक्टर बन सकता, नहीं बन सकता? कोई एक्टर है क्या जो सीए हो? देखा है कोई एक्टर सीए बनने के बाद एक्टिंग कर रहा है फिल्मों में, नाटकों में? हैं? पॉलिटिशियन ही बन सकते हैं। हाँ, राघव चड्ढा, क्या बात है। एक्टर, एक्टर बताओ पहले, कोई एक्टर है क्या फिल्मों में? कोई एक्टर है क्या, या नाटकों में, या किसी सीरियल में कहीं देखा हो जो सीए हो और बाद में एक्टिंग में हाथ आजमा रहा है अपने जीवन का? है क्या कोई? नहीं देखा तुमने? टीवी नहीं देखते? मूवीज वगैरह नहीं देखते? देखते तो होगे, है ना? सीरियल वगैरह देखते होगे? नहीं देखते? हाँ हाँ, मतलब मूवीज वगैरह देखते हो ना, वेब सीरीज वगैरह देखते होगे एटलीस्ट। चलो आओ, एक चीज देखते हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखना पहचानते हो कैसे आदमी को? इसको पहचानते हो? नहीं पहचानते इसको? इसको पहचानते होगे यार, और देख लेते हैं कौन है ये। पोपटलाल। ओके, पोपटलाल कौन है? कैरेक्टर है तारक मेहता में, बट आओ इसके बारे में दूसरी बात देख लेते हैं। देख लो, इस पर लिखा होना चाहिए, इसकी एजुकेशन के बारे में लिखा है क्या? यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं, राम पाठक, रुक जा, मैं दिखाता हूँ।
लिखा आ रहा है कहीं पे? ये देखो, श्याम पाठक स्टार्टेड हिज स्टडी एट द ICAI, यानी श्याम पाठक क्या है? एक CA है। यानी पोपटलाल क्या है? CA है। पता था पहले, आज से पहले नहीं पता था ना? देखो देखा, तो पाठक भाई हमारे क्या हैं? इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चलो, और कोई एक्टर है क्या ऐसा? देख लें एक और को, क्या जानते हो क्या इसे? उसकी इमेज ना मैं दिखाता हूँ तुम्हें, क्योंकि उसने ऐसे ऐसी पिक्चरों में भी थोड़ा काम करा है ना, तो हो सकता है कहीं उसकी वाली इमेज ना आ जाए, तो मुझे बड़ा डर लगता है। इसको देखो कहीं है? देखा होगा, इसको देखा होगा ना किसने, कहीं ना कहीं किसी पिक्चर में देखा होगा, हैं? सिद्धांत चतुर्वेदी, गली बॉय में था ये, है ना? और अभी रिसेंट भी कोई पिक्चर आई होगी इसकी, उसमें भी था ये, ठीक है? ये गली बॉय में था। ये भाई भी क्या है? हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम CA बनने का ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही काम करो जो दुनिया करती है। तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं कि तुम बाकी चीज़ें भी कर सकते हो। पॉलिटिशियन तो हमारे पास हैं बहुत सारे, राघव चड्ढा हो गया, CA पीयूष गोयल जी हो गए, पीयूष गोयल है ना, उससे पहले एक और थे, क्या नाम था उनका, सुरेश प्रभु जी, CA सुरेश प्रभु, रेलवे मिनिस्टर रहे हैं अपने टाइम पे, और शायद डेथ हो गई उनकी किसी वजह से। ये कर सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, बॉस से, आइडिया कंपनी का मालिक आदित्य बिरला, कुमार मंगलम को नहीं जानते? बताऊँ तो मैं, नाम सुना है? ये कुमार मंगलम साहब, ये कौन है? आइडिया कंपनी के मालिक है कहीं ना कहीं, और ये भी क्या हैं? CA हैं। तो कितनी अपॉर्चुनिटीज है कहीं ना कहीं, है नहीं है? मतलब किसी, मैं दिखा रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि तुम जो सोचते हो कि सिर्फ टैक्स में ही जाना है, ऑडिट में ही जाना है, बहुत सी फील्ड्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो सिर्फ अपने आप को सीमित नहीं रखना कि मैं सिर्फ बड़े होकर यही करना चाहता हूँ। बट क्या होता है कि एक हमें रिस्क लेने का क्या मिलता है? एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर मान लो कि तुम्हें से किसी का बड़े होकर के मन कर रहा है कि तुम्हें सिंगर बनना है, डांसर बनना है, तो ट्राई कर सकते हो। चल गए तो चल गए, नहीं तो कोई बात नहीं। एक डिग्री तो है जो तुम्हारी लाइफ को एक अच्छी पोजीशन में रखेगी। ये बनने के बाद 1-2-3 साल अपने दिए लाइफ के, क्या ठीक है, जो मन करता है वो करके देख लेते हैं, चलेगा तो बढ़िया है, नहीं चला तो एक डिग्री ऐसी है जो तुम्हें कहीं ना कहीं बड़े आराम से एक जॉब तो दिलवाई देगी और तुम्हारे कभी पैसों की दिक्कत नहीं आएगी। तो एक चीज़ ये हो जाएगी, ठीक है। बाकी तो अपनी श्रद्धा है, किसी को जॉब में इंटरेस्ट होता है जॉब में जा सकता है, कोई बुराई नहीं है, जॉब बढ़िया चीज़ है, ठीक है। किसी को स्टार्टअप करना है, दिखाया भी कुमार मंगलम वाला, किसी को पॉलिटिक्स में जाना है तो पढ़े लिखे नेता आएंगे हमारे यहाँ पे भी, तो अच्छी बात रहेगी, देश और आगे बढ़ेगा, है ना। अनपढ़ नेताओं से तो अच्छा है, पढ़े लिखे नेता हैं संसार में तो कुछ अच्छा सोच पाएंगे एटलीस्ट, तो वो वाली बात है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसकी बहुत सी चीज़ें कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं लाइक, ठीक है, ऐसी बात है। किसी को आर्मी में जाना होता है, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है कि एक सीए था और वो उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी थी, तो वो आर्मी में थे और शायद मेरे ख्याल से किसी अटैक वगैरह में उनका देहांत भी हो गया। तो ऐसा तुम चाहो तो आर्मी में जा सकते हो, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं सिर्फ ऑडिट ही करूँगा, बहुत अपॉर्चुनिटी है। किसी को टीचिंग करनी है, बड़े होकर टीचर बन जाओ, क्या दिक्कत है, मौज ही मौज है बस। तो ये सब क्या है, ये मेरे स्कोप का पार्ट हो गया कहीं ना कहीं, ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये सब करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक डिग्री तो चाहिए, प्लस मेरे को नॉलेज भी चाहिए, है ना, कि ये सब मैं करूंगा कैसे। तुम इनमें से कोई भी काम करो, एक चीज कॉमन नजर आती है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मैनेज करना पड़ेगा बहुत सी चीजों को। अगर तुम ऑडिट करोगे तो ऑडिट का मतलब क्या होता है, चेकिंग करना, कहीं ना कहीं वेरीफाई करना। तो जब तुम ऑडिट कर रहे होगे बैठ करके, तो क्या तुम्हारे पास इतना सारा डाटा होगा, इतने सारे क्लाइंट्स होंगे, तो क्या तुम मैनेज नहीं करना चाहोगे? टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, काम को मैनेज करना पड़ेगा सही तरीके से, तुम्हारे यहाँ पे जो काम करने वाले लोग होंगे उनको मैनेज करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तुम अगर जॉब करोगे
तो तुम्हारे ऊपर क्या रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी कहीं ना कहीं एक होगी। अगर अच्छी पोस्ट पे जाओगे तो ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होगी, जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी जिम्मेदारी, उतनी बड़ी सैलरी भी साथ साथ। तो अगर जॉब पे भी रहोगे तो क्या रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी कि तुम्हें इस काम को सही समय पे करके देना है, खत्म करना है, जिससे क्या हो, कंपनी का नुकसान ना हो। तो तुम्हें टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, उस कंपनी में जो रिसोर्सेज होंगे उनको मैनेज करना पड़ेगा सही तरीके से, अपने स्किल को मैनेज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, हाँ कि ना। अपना बिजनेस करोगे तो भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, कि सब चीज़ें मैनेज करके चलानी, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो एक सबसे बड़ी स्किल क्या होनी चाहिए मेरे पास, नॉलेज प्लस मैनेजमेंट करने की स्किल होनी चाहिए, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में जानते हैं कि इकोनॉमिक्स मुझे पढ़ाई क्यों जा रही है। इकोनॉमिक्स मुझे ऐसी क्या बात बताने वाला है कि ये सब मैं कर पाऊँ, वरना मेरा तो कोई काम ही नहीं है ना इकोनॉमिक्स पढ़ने का। और मजे की बात यह कि हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बिजनेस इकोनॉमिक्स। में दो वर्ड आ गए मेरे, एक तो बिजनेस आ गया, दूसरा कौन सा आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है। अब मतलब समझते हैं अब इसी के साथ, और इस पर मैं भी दोबारा आऊँगा फिर, ठीक है। क्योंकि जो मैंने कुछ भी लिखा है यहाँ पे ऐसे टाइम पास के लिए नहीं लिखा, अभी सब्जेक्ट से लिंक करके वापस आएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो कुछ बातें लिखवा देता हूँ मैं। तो इकोनॉमिक्स, दो वर्ड है बिजनेस और इकोनॉमिक्स। तो पहले इकोनॉमिक्स से मीनिंग सीखते हैं, बिजनेस का तो हम सीख ही जाएंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स तो हमें पढ़ना ही है पूरे 10 चैप्टर में। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग जानते हैं पहले। इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड, ठीक है। लेकिन क्या ग्रीक में इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स बोला जाता होगा क्या, उनकी लैंग्वेज हमारे से हिंदी है क्या, या इंग्लिश है क्या उनकी नॉर्मली, वो तो कुछ और बोलते होंगे इसे। तो वो इसे क्या बोलते थे ग्रीक वर्ड में, क्या बोलते थे, इकोनोमिया। हाँ ओ साइलेंट है, ठीक है। तो क्या बोलते थे वो लोग, इकोनोमिया बोलते थे, इकोनोमिया, ठीक, ओके। इस इकोनोमिया का मीनिंग क्या होता है, हाँ इस इकोनोमिया का मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक। इसका मीनिंग क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी जो घर गृहस्थी की चीजें हैं, जो घरेलू चीजें हैं, उनको मैनेज करना एक तरीके से। क्या तुम्हारे घर में इकोनॉमिक्स होती है कि नहीं होती है, होती है, सबके घर में इकोनॉमिक्स फॉलो होती है। इसके लिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। अभी एक एग्जांपल यहाँ बना रहा हूँ मैं, उस पर फोकस करना थोड़ी देर, फिर वापस आएंगे इकोनॉमिक्स से, फिर इकोनॉमिक्स का मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा, और ऊपर जो बातें लिखी है उसका भी मतलब क्लियर हो जाएगी, वो क्यों, उसमें क्यों जरूरी है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा बॉक्स बना करके इसके अंदर एग्जाम्पल लिखना चाहता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, ये है राज, ठीक है। इसके अभी 12वीं के एग्जाम खत्म हुए हैं या चल रहे थे, मतलब उस समय इसने कुछ काम करने थे जो इसने काम नहीं कर पाया ये, तो इसने कहा 12वीं के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब ये कार्यक्रम हम करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या काम करना था इसे, इसको अपने बर्थडे की पार्टी देनी थी कहीं ना कहीं दोस्तों को, तो पार्टी में जाना था इसे, बर्थडे पार्टी, ठीक है। प्लस इसको और क्या करना था, इसको शॉपिंग करनी थी, कपड़े खरीदने थे भाई को, हाँ कि ना, ठीक है। इसको फोन का रिचार्ज करवाना है, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए इसे, ये सब कार्यक्रम करने हैं ना इसे, ठीक है। और इसको अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में भी जाना है खाना खाने, इसको मूवी भी देखने जानी है, ये सब काम करने हैं इसे कि नहीं करने हैं, सारे काम करने हैं। सब में क्या लगेगा, नहीं सब में क्या लगेगा, काम फ्री में हो जाएंगे ये सब। हर एक काम को करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, वेरी गुड। तो ये पैसे मांगने के लिए कहाँ पहुंचा, पैसे मांगने अपने पापा के पास पहुंचा, ठीक है। इसने कहा पापा पैसे दे दो, पापा ने कहा ठीक है ये ले बेटा 1000 रुपये, जा ऐश कर जी ले अपनी जिंदगी। अब क्या 1000 रुपये अपनी जिंदगी जी पाएगा क्या, देखते हैं।
अब दोस्तों को बर्थडे पार्टी देगा तो कितना खर्चा हो जाएगा? 1500। एक्सपीरियंस से बता रहे हो तुम तो, ऐसा लग रहा है। चलो 1500, ठीक है। शॉपिंग के लिए जाएगा, कोई टी शर्ट वगैरह खरीदेगा, शूज वगैरह खरीदेगा तो कितना खर्चा हो जाएगा? 2000 के आसपास। ओहो, बड़ी दिक्कत हो गई है। तो फोन का रिचार्ज करवाएगा मानो 600 रुपये का, कितना करवा लेते हैं। पेट्रोल कितने का? 200 का। चलो रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ जाना जरूरी है क्योंकि किसी को वादा किया था एग्जाम टाइम पे कि बाद में चलेंगे, तो वहाँ तो जाना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो वादा निभाना बहुत ज़रूरी है। तो रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने, वहाँ पे कितना खर्चा हो जाएगा? कम से कम 500 रुपये का खर्चा मान लेते हैं। सस्ते वाले में लेके जाएंगे ना, वो पैसा कम है क्योंकि, ठीक है। मूवी के लिए जाएंगे दोनों, 2 टिकट कितने की आएंगी? 1000 रुपये की आएंगी, हैं? सस्ते वाले में लेके चला जा भाई, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं 400 में, हाँ कुछ खाएंगे नहीं, आराम से मूवी देख करके आ जाएंगे। खाएंगे तो रेस्टोरेंट में, बाद में 500 रुपये खाना खा लेंगे, क्या दिक्कत है। मैं पेट्रोल 100 का डलवाना चाहता हूँ, ठीक है। पेट्रोल का प्राइस थोड़ा कम कर दूँ क्या? तो पैसा कम है ना मेरे पास, इसीलिए, ठीक है। अब बताओ टोटल खर्चा कितने का बैठ रहा है अभी इसका? कितने का हो गया? देखो 2000, ये 5100 का। ओ माय गॉड, खर्चा कितने का है? पापा ने कितने रुपए देकर कहा ऐश कर बेटा? 1000 रुपए दे करके। अब बताओ क्या ऐश हो सकती है 1000 रुपए में? हैं? कैश ही नहीं है तो ऐश कहां से होगी? बताओ, बिना कैश के ऐश हो सकती है क्या कहीं पे? नो कैश नो ऐश। लेकिन अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ चीजों को तो फॉलो करना पड़ेगा। आओ देखते हैं क्या कर सकते हैं। 1000 रुपए से हम क्या काम कर सकते हैं इस समय? क्या किया जाए? दोस्तों को पार्टी बाद में दे देंगे, दोस्त तो अपने हैं, उन्हें मना लेंगे कि चल कोई बात नहीं, आज नहीं अगले महीने पार्टी हो जाएगी। तो पार्टी का प्लान कैंसल कैंसल कैंसल। शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, अब जो पुराने कपड़े रखे उन पे ही प्रेस करके चले जाएंगे, ठीक है, ये कर लेंगे। फोन का रिचार्ज अभी तो चल ही रहा है, छोड़ते हैं बाद में करा लेंगे, अभी खत्म थोड़ी हुआ है। पेट्रोल जरूरी है गाड़ी में, वरना जाएंगे कैसे हैं? तो पेट्रोल, ठीक है। यहाँ तो जाना जरूरी है ना, वरना डिवोर्स तक बात पहुँच जाएगी। ओहो, 500 रुपये का रेस्टोरेंट में खाना खिला के मस्त हल्का फुल्का मैगी खा के आ जाएंगे दोनों, ठीक है, और मूवी देखेंगे। तो बताओ क्या करा, हमारा कितना पैसा खर्च हो गया? हो गया 1000 रुपये बराबर। अब सोचो, यूं तो करना मुझे बहुत कुछ था, बट मैं कर नहीं सकता था। क्यों? मेरे पास पैसों की कमी थी, पैसों की कमी थी। और मैंने क्या करा? पैसों की कमी और जो मेरी इच्छाएं थी इतनी सारी करने की, पैसों की कमी की वजह से मैंने क्या करा? अपनी कुछ इच्छाओं को मैंने सेक्रीफाइस करा, और जो इच्छाएं अभी बहुत जरूरी थी, यानी जिनको अभी फुलफिल करना जरूरी था, अर्जेंट था, मैंने पहले उनको फुलफिल कर लिया और बाकी को मैंने क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया फिलहाल के लिए। तो मैंने क्या करा? कहीं ना कहीं मैंने अपने पैसों को मैनेज करा उस तरीके से कि जो अभी अर्जेंट की चीजें हैं उन्हें मैं पहले कर पाऊं। जैसे तुम्हारे पास टाइम है, तुम टाइम को मैनेज करते हो पूरे दिन में या नहीं करते? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो करते ही होगे कि सबको 24 घंटे मिलते हैं, उसमें से 8 घंटे सोने के हटा दो रात के। रात को सोते ही होगे ना, रात को जागते हो? नहीं सोते? हाँ, वेरी गुड। तो रात को सोने के 8 घंटे अलग कर दिए, 16 घंटे बचे फिलहाल, ठीक है। अब इस 16 घंटे को मैं कैसे यूज कर रहा हूं, ये डिपेंड करता है ना कि मुझे इस 16 घंटे में क्लास भी करनी है, मुझे इन्हीं 16 घंटे के अंदर पढ़ाई भी करनी है, मुझे इन्हीं 16 घंटे के अंदर दोस्तों के साथ भी बातें करनी है, मुझे इन्हीं घंटों के अंदर फोन भी चलाना है, मुझे इसी टाइम के अंदर चैटिंग भी करनी है, और भी दुनियादारी के जो काम है मेरे वो सारे निपटाने हैं मेरे को। तुम्हारे लिए जो जरूरी हो वो पहले करोगे। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है सबसे पहले? क्या? क्लास जरूरी है, तो सुबह सुबह उठ के तुम क्लास लेने तो आ जाते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद कुछ नहीं, घर जाके सोना बस सीधा। इसके बाद मोबाइल, हाँ अब आया ना सच्चाई सामने। इसके बाद मोबाइल जरूरी है, फोन में बहुत सारी चीजें होती है तुम्हारे जीवन की, तो उनको टाइम देना जरूरी है, सारी चीजों को कहीं ना कहीं। फिर उनको टाइम दोगे बैठ करके, फिर खाना खाओगे, फिर सो जाओगे, फिर शाम को उठोगे, फिर किसी दोस्त के साथ फोन आ जाएगा या किसी दोस्त के साथ बाहर निकल जाएंगे इधर उधर घूमने, शाम के टाइम तो एटलीस्ट। फिर रात को आएंगे, फिर फोन चलाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। क्या बात है, मजा ही आ गया। क्या ही जीवन है, क्या टाइम का मैनेजमेंट है, बस ठीक है। खतरनाक टाइम का मैनेजमेंट है ये तो इसमें जो जरूरी चीज है वो तो हुई नहीं है ना, जरूरी चीज तो पढ़ाई है, वो तो हुई नहीं। ओहो,
अच्छा हमारे लिए कुछ और जरूरी है तो वो तो चीज़ हो गई है? तो हम क्या करते हैं अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि हम सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएं सही से, कि जो जरूरी है वो हो जाए और जो कम जरूरी है वो एक बार को छूट भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ाई हमारे लिए थोड़ी कम जरूरी है, वो नहीं भी होगी तो चलेगी, क्या दिक्कत है? यस सर कह रहा है, देखते ले से कह रहा है यस सर पढ़ाई तो कम जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, कम होगी तो कोई बात नहीं। नहीं, पढ़ाई जरूरी है सबसे पहले, बाकी चीज़ें नहीं होंगी तो कल कर लेंगे। पहले क्लास जरूरी है, घर जाके फिर उसका होमवर्क जरूरी है, फिर जाके पढ़ना जरूरी है, रिवीजन, फिर उसके बाद जो करना है वो करो। फोन चलाना है फोन चलाना, घूमने आना घूमने आना, सोना है सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पहले ये काम जरूरी है। तो खैर अभी हमने क्या देखा, मैनेजमेंट करा। तो ये तो एक बहुत छोटी सी समस्या थी कि एक इंसान को ये सारे हरकतें करनी थी और उसको मैनेज करना था। बट क्या फैमिली में भी ऐसा ही होता है क्या? एक लिमिटेड इनकम होती है, उसमें कितने जो भी परिवार के लोग हैं सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, तो क्या सारी इच्छाएं पूरी होती हैं सबकी? नहीं, सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं सेक्रीफाइस करनी पड़ती है हमें, क्योंकि पैसा उतना नहीं है और सबकी इच्छाएं बहुत सारी हैं। जब पैसों की कमी है और जब पैसा सबकी इच्छाएं पूरी करने के लिए फुलफिल नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि कितना ही पैसा आ जाए हम सबकी इच्छाएं क्या होंगी, बढ़ती ही जाएंगी। एक इच्छा पूरी होगी दूसरी इच्छा आ जाएगी, चलो ये भी कर लेते हैं। तो जो जरूरी होती है उन्हें ही किया जाता है घर में पूरा। पहले ऐसा थोड़ी कि सारी इच्छा मान ले तुम्हारी फालतू की भी। तो घर वाले क्या कहते हैं कि अभी इसकी जरूरत नहीं है तो अभी इसको क्यों ही लेना है। ऐसा होता है, तुमने कोई चीज मांगी, घर वाले ने कहा कि क्या जरूरत है इसकी, बता, अगर जरूरत है तो ले लेंगे, नहीं है जरूरत इतनी तो कोई जरूरत थोड़ी है, अभी बाद में ले लेंगे, क्या दिक्कत है? इससे ज्यादा जरूरी कुछ और है अभी। तो क्या करा, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करा कि नहीं करा? तो इकोनॉमिक्स तो हमारे घर घर का खेल है, इकोनॉमिक्स तो घर घर में हो रही है, और यही चीज को कैसे मैनेज करना है चीजों को और क्या मैनेज करना है, यही कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स। जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है ना कहीं, पैसों की कमी एक प्रॉब्लम है कि नहीं है, टाइम की कमी एक प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो इसको कैसे मैनेज करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे हल करना है, कैसे मैनेज करें कि सारी चीजें आसानी से हो जाए, ये कौन सिखाएगा मेरे को? इकोनॉमिक्स। और जब मैं ये सीख जाऊंगा तो फिर चाहे मैं कुछ भी करूं बड़ा होकर के, ऑडिट करूं, टैक्स करूं, प्रैक्टिस करूं, जॉब करूं, बिजनेस करूं, स्टार्टअप करूं, अकाउंटिंग करूं, या टीचिंग करूं, या एक्टर बनूं, या कुछ भी बनूं, तो वहां भी तो मुझे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये मैनेजमेंट सीखना जरूरी है कहीं ना कहीं। ये कौन सिखाएगा? इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है तुम्हें। अभी समझ आया? सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ना जरूरी है? पढ़ तो लेंगे कि क्या लिखा है उसके अंदर, बट क्यों पढ़ना जरूरी है वो भी तो बताओ, क्योंकि उसका मतलब ही क्या कहीं ना कहीं अभी देखा नीचे ग्रीक वालों ने क्या बताया इसका मीनिंग? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी घर गृहस्थी की चीजों को क्या करना, मैनेज करना। क्लियर है? माइंड क्लियर ना पहले कि कैसे आया है ये? वेरी गुड। चलो अब चलते हैं आगे। ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो ये तो हो गया हाउस होल्ड मैनेजमेंट और इकोनोमिया, यानी इकोनोमिया। अब 19वीं शताब्दी तक, टिल 19th सेंचुरी, 19वीं सदी तक इकोनॉमिक्स को किसी और नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बुक खोल रखी है क्या तुमने? बुक खोल रखी है तुमने? पहले ही देख लिया? अरे वाह, बहुत तेज हो तुम तो। ठीक है, टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स is called as political economy। ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये एग्जाम के क्वेश्चन है। ये देखो 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे यहीं से। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से, फ्रेंच वर्ड से, इटालियन वर्ड से, या अमेरिकन वर्ड से? कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में। पहचानना क्या है? ग्रीक वर्ड, उसको क्या कहते थे, मतलब क्या था उसका? इकोनोमिया। और इकोनॉमी का मीनिंग हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ऑप्शन में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, हमें पहचानना पड़ेगा। और 19वीं शताब्दी तक हम क्या बोलते थे इकोनॉमिक्स को, या पॉलिटिकल इकोनॉमी कब तक बोलते थे? ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना घुमा फिरा के। तो 5-6 क्वेश्चन तो 2 पॉइंट में बन गए, और ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो वही बात करी हमने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और देख लेते हैं इसके बाद। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन था? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। हाँ, इज द फादर ऑफ तो एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी। कब लिखी थी ये बुक?
1776 में। इस बुक का नाम क्या था? इस बुक का एक बहुत ही प्यारा नाम था, तो कितना बड़ा नाम था? इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ। अब ये बुक का नाम था, ये बुक का नाम मेरे को याद करना पड़ेगा पहली बात तो, इतना बड़ा नाम। तो इसका शॉर्ट नेम भी है। शॉर्ट नेम क्या है इस बुक का? तो इसमें क्या बातें याद रखनी मेरे को कि एडम स्मिथ कौन था पहले तो? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी कब? 1776। ठीक, उस बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसे? शॉर्ट में बोलेंगे वेल्थ ऑफ अ नेशन। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेना, इसमें कुछ बातें जरूरी हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, अब ये नाम मेरे को याद करना पड़ेगा। एडम स्मिथ याद रखना है मेरे को अपने जीवन में। फोन है क्या तुम्हारे पास? वेरी गुड। फोन में, तुम्हारे फोन में एक नंबर सेव होगा। किसका? तुम्हारे पापा का नंबर सेव है। वेरी गुड। किस नाम से सेव है नंबर पापा का? अच्छा, कह रहे पापा के नाम से सेव है। चलो निकालो फोन, निकालो फोन में लाएंगे। आ जाओ। ठीक है, दिन में एक बार तो फोन आता ही होगा, क्या करते होगे? एक से ज्यादा बार? 1000? जितनी बार आएगा उतनी बार कॉन्सेप्ट वाइज हो जाएगा। क्या करना है, जो नंबर सेव है पापा का, ब्रैकेट में एडम स्मिथ लिखना है बस। देखो, अरे सीरियसली कह रहा हूं मैं, देखना पुराने वाले बच्चों को भी लिखवाया था, उनके फोन में भी ऐसे सेव है। अब जब भी तुम कभी पापा को फोन करोगे या उनका फोन आएगा तो दो बातें हो जाएंगी। एक तो ऑब्वियसली तुम बात कर ही लोगे, दूसरी बात जैसे ही फोन आएगा तुम नाम पढ़ोगे उस पर एडम स्मिथ, तो याद आ जाएगा अच्छा तुम्हारे पापा का तो फोन आया ही आया है, साथ में इकोनॉमिक्स के पिता पापा का भी फोन आया है, साथ में इकोनॉमिक्स के पिताजी ने ही फोन करा है, तो एक साथ दो काम हो जाएंगे। लिख लिया? पक्का लिखना है, देखो झूठ मत बोलना मुझसे। ठीक है, चलो। अब जब भी, क्योंकि पढ़ाई को जितना आसान तरीके से पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके पढ़ो ना पढ़ाई को, तो पढ़ाई पढ़ाई लगेगी नहीं, खेल हो जाएगा। और खेल खेल में पढ़ना है सारा मुझे। ठीक है, ऐसा बार बार बुक से रटना नहीं है, बुक से एक बार पढ़ना है, बाकी सब याद रहेगा दिमाग में। ठीक है, चलो आ जाओ। तो याद हो गया? अब देखना जितनी बारी फोन आएगा उतनी बार याद हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, अब बात करते हैं कुछ और। इसमें तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, 70 बस ईयर याद रखना है मेरे को। ठीक है, जिसमें क्या है 2 बार 7 है। ठीक है, यानी धोनी और शुभमन गिल। ठीक है, वो वाला ईयर है। चलो, हाँ, अब मुझे कुछ और बात करनी है, बुक के नाम के ऊपर बात करनी है, मुझे बुक का नाम याद रखना है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। अब इसमें क्या वर्ड लिखा है? इंक्वायरी। अब मुझे ये बताओ, इंक्वायरी का मीनिंग क्या होता है? जानकारी लेना। देखो, इंक्वायरी क्या मतलब होता है इसका? जानकारी लेना, पूछताछ करना। वेरी गुड। ये भी तो इंक्वायरी है। इसका क्या मीनिंग होगा? अगर उसका जानकारी लेना है तो इस वाले का क्या मतलब होगा? बताओ। हैं? क्या दोनों का मतलब सेम होगा क्या? नहीं, अलग होगा क्या? सेम भी तो हो सकता है, क्या दिक्कत है? डर क्यों रहे हो? सेम हो सकता है इंक्वायरी का मीनिंग, क्या दिक्कत है? क्या सेम है दोनों इंक्वायरी का मीनिंग? हाँ तो बोल दो या ना बोल दो, क्या दिक्कत है? अंदाजा ना, सेम नहीं है, अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, थोड़ा बताओगे क्या? फिर वर्ड अलग है। वाह, उसमें ई है, इसमें आई है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ अलग नहीं है? मतलब में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? क्या बात है, इसमें ई है उसमें आई है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने।
ये सुन के तो फिर मैं एकदम खुशनसीब साबित फील कर रहा हूँ अपने आप को कि तुमने इतना बड़ा डिफरेंस बता दिया मेरे को, एक ई और आई का। हाँ जी, चलो मतलब सीखें इसका इंक्वायरी का। देखो कुछ नहीं है, इंग्लिश का खेल है बस। इंग्लिश में एक वर्ड चेंज होने से क्या होता है, पूरा मतलब बदल जाता है। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। चलो आइए, तो जो ई वाला इंक्वायरी होता है उसका मतलब होता है जो तुमने बताया, पूछताछ करना या जानकारी लेना प्यार से। जैसे होता है ना, रेलवे स्टेशन पे होता है, जाते हो इंक्वायरी ऑफिस होता है, या कहीं पे भी इंक्वायरी ऑफिस होता है, तो तुम क्या करते हो, वहाँ पूछ के जानकारी ले रहे होते हो इजीली प्यार से। और ये वाला आई वाला जो इंक्वायरी होता है, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है जानकारी लेना लेकिन दूसरे तरीके से। हाँ, जो पुलिस इंक्वायरी करती है, इंस्पेक्टर इंक्वायरी करते हैं, सीबीआई करती है, सीआईडी करती है, ये वाली इंक्वायरी होती है, समझे। जांच करना एक तरीके से चीज़ों की, वो होता है इंक्वायरी करना। ठीक, तो अब हमें कौन सा वाला इंक्वायरी पढ़ना है, ये तो ऊपर वाला पढ़ना है हमें कि नीचे वाला पढ़ना है। ऊपर वाला एडम्स हमें कौन सा वाला पढ़ा रहा है, पूछताछ करनी है प्यार से या मार धाड़ करके जानकारी लेनी है, या मतलब चेकिंग करनी है, जांच करनी है अच्छे से। काश ये बात सच होती। देखो अब क्या लिखा है, ठीक है, तो प्यार खत्म, ठीक है। मतलब यहां पे इसका मीनिंग है जांच करना एक तरीके से, अच्छे से वेरीफाई करना। तो जांच करनी है मेरे को, प्यार से नहीं, मतलब पूछताछ नहीं करनी है, पूछताछ करने थोड़ी आए, हम चेक करने आए, जांच करने आए, पड़ताल करने आए। किस चीज की, नेचर एंड कॉज। नेचर एंड कॉज का मीनिंग, नेचर बोले तो हो गया ना प्रकृति, कोई बात नहीं। नेचर मतलब वैसे नेचर मतलब वो होता है, लेकिन यहां पे जो नेचर है उसका मतलब वो प्रकृति वाला नेचर नहीं है, बल्कि कुछ और है। नेचर बोले तो अच्छा, तुम अच्छा स्वभाव वाले नेचर पे आ गए। अच्छा, ओहो, यहां पे नेचर मतलब है कि क्या है, क्या है, लाइक कह सकते हैं उसको, ये कह सकते हैं एक बार को, नेचर यानी क्या है और उसका कारण क्या है, या कैसे। कैसे क्या होगा, नेशन की वेल्थ। वेल्थ का मीनिंग प्रॉपर्टी, संपत्ति। नेशन माने देश, यानी एक देश की जो संपत्ति है उसके अंदर क्या आएगा और उसको कैसे क्रिएट करेंगे, ये देखना है। क्या आएगा और कैसे क्रिएट करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेना, इसके बारे में जांच करना है मेरे को। उसे उसमें उसने बुक में लिखा है ये एडम स्मिथ ने, तो ये उसकी बुक का नाम है। इस बुक के अंदर वो क्या बताएगा मेरे को कि किसी देश की जो वेल्थ है वो क्या क्या होती है उसके अंदर और कैसे क्रिएट होती है, ये बताना है। तो ये इस बुक के अंदर समझाया जाएगा। ये बुक हमें पढ़नी है, उस बुक का नाम याद रखना है। मैंने बुक का मतलब समझा दिया, इसे याद करने में आसानी हो जाए। ये एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज, यानी हम इंक्वायरी कर रहे हैं किस चीज की, नेचर एंड कॉज की, यानी क्या आएगा और कैसे क्रिएट होगा। क्या, वेल्थ ऑफ नेशन, यानी नेशन की वेल्थ। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, वेल्थ ऑफ अ नेशन। अब यहां पे एक सवाल और मेरे मन में अक्सर आ ही जाता है कि वेल्थ जो वर्ड है, ठीक है, इसको लिख लेना अपने यहाँ पे अपने नोट्स में अभी। लेकिन उससे पहले मैं एक वेल्थ का मीनिंग और क्लियर करना चाहता हूं अपने मन में। वेल्थ का मतलब क्या होता है, क्या लगता है, वेल्थ का मतलब क्या होता होगा, क्या समझते हो वेल्थ, सुना तो होगा वेल्थ वर्ड क्या होता है, तो क्या मतलब है वेल्थ का, संपत्ति। एग्जाम्पल बताओ क्या क्या आएगा वेल्थ के अंदर, थोड़ा सा। जितने भी एसेट्स वैसेट है सब वेल्थ है। अच्छा, जैसे क्या मनी वेल्थ है क्या, ये बोल सकता हूं क्या मैं, नहीं, क्यों, एक मिनट रुक जा। कैपिटल वाली क्लास में था ना, प्रोडक्शन में कैपिटल पढ़ रहे थे, तुम थे उस क्लास में तभी वही तो मैं कहूँ। अच्छा बेटा, वहां पे भी आता है दोबारा, ओहो सीते, इसीलिए तो बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, इवनिंग वाले बैच में तुम आए थे जब। अच्छा, मैं वही कहूँ यार, कैसे, ऐसा पहली बार देखा है मैंने। ठीक है, चलो घर में बताता हूँ। तो नॉर्मली मनी का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या समझते हैं, वेल्थ से समझते हैं।
बट जो कि सच नहीं है। मनी मतलब वेल्थ नहीं होता। मनी क्या है? मनी तो सिर्फ क्या है, एक पार्ट ऑफ वेल्थ है। क्या है? पार्ट ऑफ वेल्थ है सिर्फ। क्योंकि वेल्थ के अंदर क्या आता है? वेल्थ के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं, सारी एसेट्स आ जाती है मेरी कहीं ना कहीं। लाइक जैसे क्या आ गया, मनी तो आएगा ही आएगा, मनी तो आएगा ही आएगा, प्लस तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी है वो भी आ जाएगी। तुम्हारे पास गोल्ड है, ज्वेलरी है डायमंड्स की, वो भी आ जाएगी। तुम्हारे पास कोई कार है, वो भी आ जाएगी। तुम्हारे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, वो भी आ जाएगी। या तुमने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो भी आ जाएगी। लाइक सब कुछ ही आ जाएगा जो भी तुम्हारी प्रॉपर संपत्ति होती है। ठीक है, तो अगर मैं ये कह दूं कि ये डब्बा वेल्थ है, तो इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा क्या है? मनी है। तो मनी इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ, नॉट इक्वल टू वेल्थ। ठीक है, तो इसके ऊपर के पॉइंट को लिख लो एक बार, ऊपर के 2 पॉइंट जो लिखे हैं। चलो इसको लिखो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैसे बताएं और किस तरह ये कितना तुम्हें हम हैं। ओके, शिवम खंडेलवाल, हेलो, क्या हाल चाल भाई? और बताओ, कुछ पूछना है शिवम? ठीक है, हो गया। और बुक से देख लें अब एक बार, बुक ओपन कर लेते हैं। चलो बुक पे चलते हैं, कुछ चीज़ें बुक से पढ़ लें पहले। ला 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 ला। आइए, दिख रहा है सही? तो देखो, चैप्टर नंबर 1, उसका यूनिट 1, तो इसके अंदर कुछ बातें लिखी होंगी। लाइक द वर्ड इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहाँ से आया ये? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में क्या बोलते थे इसे? इकोनोमिया। फिलहाल के लिए इकोनोमिया बोल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर इको का मीनिंग क्या है? हाउस, और नोमिया का मीनिंग मैनेजमेंट। टोटल क्या मतलब हो गया? हाउस होल्ड मैनेजमेंट हो गया। 19वीं सदी तक हम क्या बोलते थे इसे? पॉलिटिकल इकोनॉमी। एक बुक लिखी गई, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी गई ये बुक? 1776। हाँ, किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा, जिसे क्या बोला गया? फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ आर्ट बताया गया। ठीक है, और ऑल्सो नोन एज वेल्थ ऑफ अ नेशन। और एडम स्मिथ कौन थे बेचारे? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो लिख सकता हूं मैं इसको यहाँ पे।
ठीक, चलो उसके बाद वांट और नीड में डिफरेंस दिया हुआ है, वैसे तो तुम्हें पता ही है बट फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। वांट का मीनिंग क्या होता है? वांट माने कि हमारी डिजायर क्या, हमारी इच्छा, हमारी इच्छा क्या है, ठीक है, कि हम क्या चाहते हैं। जैसा अभी हमने देखा हम क्या चाहते हैं, हम पार्टी करना चाहते हैं, हम मूवी देखने जाना चाहते हैं, हम शॉपिंग करना चाहते हैं, है ना, हम मोबाइल का रिचार्ज करवाना चाहते हैं, सब क्या हमारी इच्छाएं हैं। और तुमसे पूछो तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, एक गाड़ी हो, एक घर हो, एक और क्या क्या हो, है क्या बोला, वाइफ हो, है ये भी, हाँ ऑब्वियसली गलत गलत थोड़ी है, क्या दिक्कत है, जरूरी है, ठीक है, सब कुछ होना चाहिए लाइफ में। हाँ, घर गाड़ी बंगला पैसा बैंक बैलेंस, है जरूरी है कि नहीं है? अकेले थोड़ी उड़ाएंगे सारा पैसा, कोई साथ में हो तो मजा आता है उड़ाने के लिए, तो वो चीज, ठीक है। तो सारी क्या हमारी इच्छाएं हैं, लेकिन जरूरत क्या चीज है जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है। वांट तो हमारी इच्छा है कि अगर वो नहीं होगी तो ऐसा थोड़ी कि जिंदा नहीं रह पाएंगे। और नीड क्या होती है, वो लाइफ को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। लाइक जैसे क्या हो गया, फूड, शेल्टर, कपड़े, वाटर, ये सब क्या है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ठीक, ये वाली बात है। वांट क्या हो जाएगा, लाइक फोन हो गया, अगर फोन नहीं होगा तो क्या जिंदा नहीं रह पाएंगे, सांस नहीं आएगी, ऐसा है, लेकिन सांस नहीं आएगी समझ सकता हूं मैं, लेकिन सांसें रुक जाएंगी थोड़ी देर के लिए, बट फिर भी ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है ना कहीं, हाँ इसलिए तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन नीड है, और फोन या इंटरनेट एक वांट में मैं कंसिडर कर सकता हूँ फिलहाल के लिए, अभी तक नॉलेज के हिसाब से समझाने के लिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दो फंडामेंटल फैक्ट्स की, आओ इधर ही बात करते हैं, मैं लिखवा इधर ही चलता हूँ, यहीं पे लिखवाता हूँ मैं इसी के साथ छोटा करके। देखो तो आओ, फंडामेंटल फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब क्या है कि कुछ ऐसा सत्य है इकोनॉमिक्स के अंदर, फंडामेंटल फैक्ट्स लाइक बेसिक सत्य है जिसको झुटला सकते नहीं है, जो कि सदियों से चला आ रहा है और जो आगे तक भी चलता रहेगा। तो कौन से दो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं? पहली बात तो ये, अगर मैं तुमसे पूछूं तो मैं बताऊं उससे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ह्यूमन वांट्स, हाँ human wants are unlimited, and second point, resources are limited। यार ठीक, ये क्या है, दो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं। ह्यूमन वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड, और रिसोर्स कैसे उनको फुलफिल करने के लिए, स्केर्स है लिमिटेड, या रिलेटिवली स्केर्स है लिमिटेड, ठीक है। अच्छा कैसे समझते हैं इस बात को, ह्यूमन वांट्स हमारी इच्छाएं, हमारी कितनी सारी इच्छाएं हैं, तुमने ही बताया कितनी सारी इच्छाएं हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, कुछ चार दो इच्छाएं बताओ, तीन इच्छाएं बताओ, चलो अपनी क्या क्या इच्छाएं रख, और दो ही हुई हैं ये तो, घर गाड़ी और क्या क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दिया मेरे को, घर घर गाड़ी पैसा, अच्छा ठीक है, और सेम, कोई संभालने वाला भी चाहिए उसके लिए, क्या बात है, ठीक है, नौकर रख लेंगे उसके लिए, क्या दिक्कत है, विश्वास वाला कोई चाहिए, अच्छा कौन होता है विश्वास वाला,
वो कह रहा है विश्वास वाला है, विश्वास वाली। अच्छा ठीक है, विश्वास वाली। चलो ढूंढना विश्वास वाली को, ठीक है। और आपकी कोई तीन इच्छाएं? आईफोन, देखा या ये पर्टिकुलर इच्छा, ये देख पर्टिकुलर इसे कहता है इच्छा। और फ्लैट, वेरी गुड। कार, क्या बात है। इच्छा और भी होंगे अभी तो फिर इच्छा, इसका मतलब ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, है, क्या बात है, वेरी गुड। तो ये क्या इच्छा है? अगर ये इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो दूसरी आ जाएंगी। अगर तुम्हें गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाएगी, तुम्हारा क्या मन करेगा अब? और बड़ी गाड़ी हो या और बड़ी कंपनी की गाड़ी हो? अगर तुम्हें एक गाड़ी मिल जाए, मान लो कोई सी गाड़ी तुम्हें सेंट्रो गाड़ी मिल जाए, तो तुम क्या चाहोगे? अब क्या हो तुम्हारे पास? लैम्बो हो तुम्हारे पास सीधा, वेरी गुड। BMW, लैम्बो, जी वैगन, ऑडी, वो मिल जाएगी। तो उसके बाद और आगे बढ़ोगे, फिर चाहोगे और बड़ी गाड़ी मिले, स्पोर्ट्स कार हो कोई और तगड़ी, रॉल्स रॉयस हो या तो, वेरी गुड, पॉर्श हो, फिर मजा आ जाएगा। पॉर्श नहीं चाहिए अब? अबे उसमें खाली ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है, अगर कुछ हो भी जाए तो उस गाड़ी से। तो ऐसी बात है। अगर ये गाड़ियां भी आ जाएंगी मान लो, फिर और इच्छाएं आ जाएंगी, फिर मन करेगा अपना प्लेन हो, प्राइवेट जेट हो अपना, क्या बात है। इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, इच्छाएं रुक रही हैं क्या? नहीं। बताओ कैसे इंसान हो, तुम्हारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं? ओहो, बड़ी दिक्कत है ये तो। इसीलिए कहते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। वो अल्टीमेटली पैसे, इनको पूरा करने पैसा चाहिए, वो तो क्या है, सीमित है ना कहीं, वो तो पूरा नहीं हो सकता। वो तो सारा तुम्हें मिल जाएगा, फिर दुनिया का क्या होगा? गलत बात है ये तो। तो इसीलिए उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जब हम बिजनेस करते हैं या हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, अगर देखो भी, चाहे पेट्रोलियम हो जाए या कोल हो जाए, ये सब भी क्या है, इनकी मात्रा क्या लिमिटेड है ना, एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे, तभी तो कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि सबको क्या हो सके, बेनिफिट मिल सके, और सब इसे क्या कर सके, यूज कर सके सही से। तो क्या करना है, मैनेज करना है इस तरीके से, हम अपनी जरूरतें भी पूरी कर लें और लोगों की जरूरतें भी पूरी हों। खैर ये तो आगे आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल सबसे बड़ा फंडामेंटल फैक्ट क्या है, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि अनलिमिटेड है, और उनको पूरा
ओके, अब साउंड आ गया होगा। वेरी गुड। ठीक है, बैटरी डेड हो गई थी इसकी। हाँ यार, यहाँ से भी पता चल सकता है वैसे तो। ओके, खैर ज़्यादा तो कुछ निकला नहीं होगा वैसे। ठीक है, हो गया नोट तुम्हारा भी, है ना? वेरी गुड। बस, चलो। ओके, अब मुझे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के मेरे को बाकी चीज़ें देखनी है ना? सबसे पहले क्या देखना चाहता हूँ मैं एक विषय पर बात करना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स दो प्रकार की होती है, एक माइक्रो और एक मैक्रो, है ना? एक माइक्रो होती है और एक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब मुझे ये बताओ, माइक्रो का मतलब क्या हो सकता है और मैक्रो का मतलब क्या हो सकता है? अरे वाह, माइक्रो बोले तो जब हम स्मॉल, वैसे तो, और जब हम एक इंडिविजुअल या एक इंडिविजुअल फर्म की बात करेंगे तो क्या होता है? माइक्रो लेवल होता है, छोटा लेवल। और मैक्रो बोले तो जब हम एज ए एग्रीगेट बात करते हैं, नहीं एज ए पूरे होल इकोनॉमी की बात करते हैं, तब मैक्रो वर्ड यूज होता है। मैक्रो बात करता है ओवरऑल सेंस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन हमसे हमसे क्या पूछेगा? माइक्रो के अंदर किस किस चीज की पढ़ाई करते हैं हम लोग, लाइक माइक्रो के अंदर क्या क्या आता है। तो माइक्रो के अंदर 6 चीजें आती हैं, ये नाम याद रखना है मेरे को। माइक्रो के अंदर क्या क्या आते हैं, लाइक क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर? कंपोनेंट ऑफ माइक्रो, इसके अंदर कितनी चीजें आएंगी? 6 चीजें आएंगी। अभी बुक में मत देखना, तो मैंने बता दूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले नहीं, वो तो उस तरीके से नहीं, अलग चीज है ना? हम्म, ठीक है, चलो। कंज्यूमर बिहेवियर, है ना? यस, पक्का। इसके अंदर हम किस किस चीज की स्टडी करते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर की, और प्लस लोकेशन ऑफ फर्म, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशन, और बिहेवियर ऑफ फर्म। तो ये 6 की 6 नाम मेरे को अभी याद चाहिए। कैसे करेंगे याद? याद कर सकते हो क्या? करके बताओ 6 की 6 नाम। हाँ, पहले लिख लो, चलो फिर याद करना। ठीक है, पहले तुम याद कर लो, फिर मैं सुनता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि कितना याद हुआ और कैसे याद करा तुमने। नहीं याद होगा, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। याद हो गया पक्का? सुन लूँ? सुना दोगे? एक बार सबको मौका देते हैं, सब याद कर लें, फिर बात करते हैं। कैसी खता ये दिल में बसी है, अब तो खताएं फितरत ही सी हैं। मैं ही हूँ जो रहमत से घेरा। लिखा? याद हुआ? सुन लूं? पक्का? भरोसा कर लूं तुम पे? चलो, आओ देखें कौन सुनाएगा पहले।
ठीक है, और कोई दोस्त? और भूल गया। उससे क्या पूछता है? अच्छा, हाँ याद है? ये अभी तो लिखा ही नहीं है, याद कैसे करूँ? याद हो गया? लिख लिया? याद हो गया? सुनाना जरा क्या होता है। हाँ। हाँ। ओहो, 2 दिन बाद पूछो तब भी याद रहेगा क्या ऐसे ही? पक्का भूल तो नहीं जाओगे? चलो, मैं याद करवाता हूँ, फिर नहीं भूलोगे। अभी तो भूलने का डर, क्योंकि तुमने रटा है ना? तो भूल जाओगे। मैं तुम्हें टेक्निक बताता हूँ याद करने की। ठीक है, देखो, आओ याद करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कहाँ घूमने जाना चाहोगे? कहाँ घूमने जाना चाहोगे? मलेशिया? क्यों? अच्छा, ऐसे ही बोलने के लिए, ठीक है। कहाँ घूमने जाना चाहोगे? कहाँ पे? थाईलैंड? वेरी गुड। लंदन? क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया। हम्म। ठीक है, चलो, मतलब अच्छी लोकेशन है ना वो, इसलिए जाना चाहोगे? वहीं तो जाओगे जो लोकेशन अच्छी होगी कहीं ना कहीं। ऐसे थोड़ी कहीं भी चले जाओगे, तो लोकेशन पसंद आई होगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे देश की एक महिला है जो कि बाहर घूम रही है, मतलब ऑलमोस्ट बाहर ही शिफ्ट हो गई है, क्योंकि बाहर की लोकेशन ज़्यादा अच्छी है कंपैरेटिवली। अच्छी तो है ना देखने में, जगह अच्छी है, साफ सफाई थोड़ी ज़्यादा है, इस ये सब चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट क्लीन है, तो वो बाहर चली गई है। क्यों? क्योंकि उसकी लोकेशन अच्छी है। अच्छी को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? गुड। थोड़ा और अच्छा क्या बोल सकते हैं? बेटर। या अच्छी को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? नाइस। और कुछ थोड़ी और भारी वाली अंग्रेजी? अगर तुम्हें किसी की तारीफ करनी होती है? ब्यूटीफुल। हाँ, थोड़ा और, वेरी गुड। और किसी की अगर तारीफ करनी होती है कि गॉर्जिया, अब निकल के आ रहा ना अंदर से अंग्रेज, थोड़ा और, हाँ, और कुछ? ऑसम। क्या बात है, देखा ऐसे ऐसे भारी भारी वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, एक वर्ड मैं बताऊं, फैबुलस भी तो बोलते हैं। फैबुलस होता है, सुना होगा, है ना? फैबुलस को शॉर्ट में फैब बोल दूं मैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, कूल लगेगा। इंग्लिश में बोल रहे हैं, शॉर्ट में बोल रहे हैं, लुकिंग फैब। सही है, ठीक है। अच्छा, उस महिला का नाम क्या है जो बाहर है, जिसकी लोकेशन बाहर के देश में काफ़ी अच्छी है? बहुत बड़ी महिला है, बड़ी मतलब अच्छी खासी बड़ी एक्ट्रेस है। ठीक है, जानते हो क्या? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, दे लिखने से पहले बता दिया। क्या बताया? प्रियंका चोपड़ा। हाँ, तो प्रियंका चोपड़ा को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? पिंकी बुलाता है तो कह रहा है मैं तो पिंकी बुलाता हूँ, आ जाती है पिंकी बुलाने पे। हम बुलाते हैं प्यार से पीसी। पीसी बुलाते हैं ना उसे तो हम प्यार से। तो पीसी की लोकेशन कैसी है? फैबुलस है। फैबुलस को शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं हम? फैब है। बस इतना ही याद रखना है, ये मेरे माइक्रोवेव कंपोनेंट हो जाते हैं। कैसे? आओ देख लें जरा। पी फॉर प्रोडक्ट प्राइसिंग, सी फॉर कंज्यूमर बिहेवियर, लोकेशन फॉर ऑब्वियसली लोकेशन वाला वर्ड आ जाएगा पूरा, एफ फॉर, ई फॉर, अब याद रहेगा बस। और जब भी कोई बोले माइक्रो के अंदर क्या कंपोनेंट होते हैं तो क्या बोलना है? पीसी की लोकेशन फैब है, बस। और उसके बाद फिर पी, पी का मतलब अब याद रहेगा ऑटोमेटिक अपने आप, क्योंकि अगर एक एक वर्ड याद रहेगा तो बाकी तो याद आ ही जाएगा। तो पीसी की लोकेशन फैब है बोले तो पी फॉर प्रोडक्ट प्राइसिंग, सी फॉर कंज्यूमर बिहेवियर, लोकेशन फॉर लोकेशन ऑफ फर्म, और एफ फॉर फैक्टर प्राइसिंग, ई फॉर इकोनॉमिक कंडीशन, और बी फॉर, अब इसको लिख लोगे तो सही रहेगा, याद रहेगा ना कि कैसी बात करी हमने क्लास में, पीसी के बारे में बात करी हमने, देखा मजा आता है। क्या रहा, मैं प्रियंका चोपड़ा को पिंकी कह के बुलाता हूँ क्या बात है, सही है। पिंकी कह तो निक निक जोनस भी नहीं बुलाता होगा चलो, तुम्हारा अलग ही रिश्ता है फिर उससे। लिखा?
बुक से देखें अब क्या पॉइंट्स हैं ये। चलो चलो दिखाता हूँ। पेज नंबर 4 पे होगा। चलो पढ़ें। तो माइक्रो का मीनिंग क्या बताया गया पहले? द टर्म ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये भी ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक में क्या माइक्रोस बोलते हैं, यानी स्मॉल, छोटा मतलब, ठीक है। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या होता है, क्या करते हैं इसका हम, पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात करते हैं इसके अंदर। अरे किधर चला गया, इसके अंदर हम पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात करते हैं। पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, मतलब जो भी बात करते हैं किसी एक की बात करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक की। इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म, वही रिपीटिशन है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे कहते हैं प्राइस थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना प्राइस थ्योरी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। प्राइस थ्योरी का मतलब, बाकी तो ऊपर 3 पॉइंट तो बेकार ही थे, ये अच्छा पॉइंट है। हाँ, अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो यहाँ नीचे लिखा है, देख सकते हो। प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री या लोकेशन ऑफ फर्म, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ फर्म, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये GH लास्ट के जो है ये एग्जाम्पल है। मेरे लिए यही 6 काम किए हैं फिलहाल मेन तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया P, तो है ही लोकेशन वाला वर्ड। F, बस। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब देख लेते हैं। द टर्म ड्राइव, ये भी ग्रीक वर्ड से आया है ना, लाइक, और इसका मतलब क्या, मैक्रो यानी कि लार्ज। इसमें क्या होता है, एग्रीगेट लेवल पे बात होती है, यानी लार्ज लेवल पे, ठीक। इट द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना, यानी कि ये बात किसी करता है, ओवरऑल की बात करनी, पूरे की बात करता है, ना कि किसी एक हिस्से की। हाँ, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनकम थ्योरी। तो प्राइस थ्योरी किसे कहते हैं और इनकम थ्योरी किसे कहते हैं? प्राइस थ्योरी माइक्रो कहते हैं और इनकम थ्योरी मैक्रो कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल की बात होती है। इसके अंदर भी कुछ बातें हैं जो मुझे याद करनी पड़ेंगी, लेकिन इसके अंदर ये सारी बातें याद कैसे होंगी, इसके अंदर भी कोई ट्रिक होनी चाहिए याद करने के लिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो देखो, अब हमें एक बात पता है, इसके अंदर याद कुछ भी नहीं रखना, क्योंकि मैं लिखना तो कुछ भी नहीं है, पहचानना है। तो पहचानने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है इसकी, कि हमें पता है मैक्रो बात करता है पूरे नेशन की, ओवरऑल की, एग्रीगेट की, टोटल की। तो जिस भी सेंटेंस के आगे टोटल लिखा है, एग्रीगेट लिखा है, ओवरऑल लिखा है, नेशनल लिखा है, वो क्या है, वो सीधे सीधे मैक्रो है। और देख लेते हैं ऐसा कुछ है क्या, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ये वही तो है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वर्ड किसका है, ग्रोथ, पूरा मैक्रो का है ना कहीं। जनरल प्राइस लेवल एंड, ठीक है, एंड इंटरेस्ट रेट, ये साथ में मिक्स हो गया ना ये, ओहो, इंटरेस्ट रेट्स यहां से लगे, मैं को इंटरस्टेलर कैसे लिखा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जनरल प्राइस लेवल का मीनिंग क्या होता है, महंगाई, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन तो पूरे देश में फैलती है, एक अकेले इंसान के लिए थोड़ी होती है। महंगाई हो रही है खाली तुम्हारे लिए थोड़ी हो रही है, सबके लिए हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये वाले होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOT एंड BOP, ये एक चैप्टर था मैक्रो के अंदर, याद है, बचपन में पढ़ा था, तो ये मैक्रो कोई तो पार्ट है कहीं ना कहीं। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, कहीं फॉरेन करेंसी की बात करते हैं तो मैक्रो लेवल भी बात होगी इसकी भी। ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग, ओवरऑल वर्ड आ गया यहाँ पे। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, मैक्रो। इन्फ्लेशन इन इंडिया, नेशनल इकोनॉमिक्स एनुअल रेट, नेशनल वर्ड है। इंक्रीज द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो नेशनल वर्ड है कि नहीं है, ये सारे वर्ड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बस तो पूरा कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ऐसी बात है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं पक्का?
ठीक है, तो आज के लिए इनफ है, बाकी कल मिलेंगे और बाकी की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर प्रोग्राम को समाप्त करें और मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। क्या आता है? रिपीट क्वेश्चन? हाँ होते हैं रिपीट भी क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन होते हैं। क्या दिक्कत है? क्या हो सकता है, नाम नंबर अलग हो सकता है मेनली, भाई रहेगा तो टॉपिक यही ना अल्टीमेटली, तो ऐसा पॉसिबिलिटी होती है। बट हाँ इतना फ्रीक्वेंट रिपीटेशन नहीं होती है। लाइक ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन 3-4 अटेम्प्ट पहले आया था उसके चांस ज़्यादा होते हैं इस बार आने के, मतलब जो पिछली बार आया था उसके थोड़े चांस कम हो जाते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट तो वो है क्योंकि पिछली बार पूछा गया, तो ऐसा नहीं पूछ सकता दोबारा, पूछ सकता है दोबारा भी। और जो 3-4 साल पहले पूछा और 3-4 साल से नहीं पूछा कोई टॉपिक या किसी क्वेश्चन के बारे में, तो उसके चांस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं फिर। तो ऐसे रिपीटिशन होती है घूम फिर के वापस, ठीक है ये है। और इसके अंदर तो मैक्रो वाला पोर्शन तो पहली बार ही ऐड हुआ है इस बार, तो उनको तो क्या होगा, वो तो रिपीट होगी, नए क्वेश्चन नहीं हो तो सारे पहली बार ही आने वाले हैं। माइक्रो है जो पुराना है तो उसमें रिपीटिशन होगी ही होगी, क्वेश्चन है ही नहीं और नए खत्म हो चुके हैं, ठीक है, तो ये वाली बात है। ठीक, और बताओ, पक्का? ठीक है, मिले फिर अगले एपिसोड में, समाप्त करें आज के प्रोग्राम को। चलो ओके।